अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेइज ऑन मी, जो कि हबा खातून की एक पोएम है। इस पोएम की ऑलरेडी मैं डिटेल्ड समरी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल्ड समरी और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो जो ये पोएम है इसकी और एक ब्रीफ समरी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं फिर कि जो समरी है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे उससे भी जो मैंने समरी ऑलरेडी प्रोवाइड करी है उससे भी मैंने ये शॉर्ट समरी यहाँ पे तैयार करी है। तो अगर आप वो समरी पढ़ के इस समरी को थोड़ा सा देख लोगे तो आपको जो है वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएगी। तो एक तो इसमें एक ब्रीफ समरी कवर करी जाएगी, उसके साथ साथ जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं इस पोएम में, एंड जो थीम्स हैं इस पोएम के, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेइज ऑन मी बाय हबा खातून। दिस पोएम इज अबाउट द sorrow and suffering and separation from the beloved. The poet uses the metaphor of a sinking sun and a finished day to express the feeling of being sad and lonely due to being apart from beloved. The poet talks about how she experienced youth and happiness, but now she feels old and weakened by time. She says that the world is like an illusion and material things don't last. The sight of fishermen roasting fish reminds her of the temporary nature of life. The poet regrets not taking opportunities when she was young and energetic. She compares self-discovery to testing iron with a hammer, saying it's important for growth. तो ये जो पोएम है ये मैंने पहले भी बोला है, ये जो पोएम है ये दुख के बारे में है, ये गम के बारे में है। ये जब एक इंसान को सफ़र करना पड़ता है, जब वो एक उस इंसान से दूर होता है जिससे वो मोहब्बत करता है, नॉट ओनली ह्यूमन बट ये अल्लाह ताला भी हो सकते हैं, डिवाइन पावर भी हो सकता है। तो जब उस चीज़ से वो दूर होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो एक इंसान को कितना दुख होता है, उसे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो ये पोएम उसके बारे में है। तो ये जो पोएट हैं ये यूज़ करते हैं मेटाफर्स का, लाइक सिंकिंग सन एंड फिनिश्ड डे का। जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, एंड जो डे है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। तो सन का सिंकिंग एंड फिनिश्ड डे, इसका मतलब यही है कि ये जो पोएट है इसकी अब एज हो चुकी है एंड इसकी बॉडी में अब एनर्जी भी नहीं बची है। एंड ये जो पोएट है ये फील कर रही है बहुत ज़्यादा सैड एंड लोनली। वो इसलिए क्योंकि उसका जो ब्लाउड है, फिजिकली भी जो उसका ब्लाउड है वो बहुत दूर है उससे, तो इसलिए उसे उसे दुख है। ठीक है, तो ये जो पोएट है ये फिर आगे बताती है कि मैंने कैसे, जो मेरा यूथ है वो कैसे मैंने एक्सपीरियंस करा। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं दुनिया में मगन थी, मुझे बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं था। बट जब वो अब ओल्ड हो चुकी है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो अब जवाब देने लगी है, टाइम के साथ साथ वो अब वीक होने लगी हैं, तो उसे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं धीरे धीरे कि उसने टाइम जो है वो सारा उन चीज़ों में गंवा दिया जिनका कि कोई भी वैल्यू नहीं है। शी सेइज़ दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक एन इल्यूजन। तो वो बताती है कि ये जो दुनिया है ये एक इल्यूजन की तरह है, ये रियल नहीं है। तो ये हमें उन चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट कर देता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रियलिटी नहीं होती, रियलिटी कुछ और होती हैं जो चीज़ें काउंट भी नहीं होती। जो चीज़ें काउंट होती है लाइक अमाल वगैरह, तो ये हमें उनसे दूर रखती है। ठीक है, तो इसीलिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के रिलेटेड ज़्यादा फोकस करे जो कि रियली उसके लिए वैल्यूबल हैं, जो कि काउंट होंगे। ठीक है, एंड इस दुनिया में भी जो बेटर होगा एंड जो लाइफ हेयर आफ्टर उसके लिए भी बेटर होगा, तो वो चीज़ें करे। एंड वो ये भी बताती है कि ये जो मटेरियल चीज़ें हैं ये ज़्यादा देर नहीं रहने वाली। तो वो जब उसे आगे पोएम में वो देखती है कि लाइक जो फिशरमैन होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो एक मछली को पका रहे होते हैं, तो तब उसे उसके दिमाग में, उसके जहन में ये लाइक पिक्चर बनती है कि, या उसे ख्याल आता है कि कैसे ये जो फ़िश है, उसे टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्ल्ड याद आता है उस टाइम पे, कि जो फ़िश है ये कुछ देर पहले पानी में थी, अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही थी, बट आफ्टर सम टाइम इसके साथ क्या होता है कि ये जो मछुआरे हैं ये इसको पका रहे होते हैं, तो इससे ये चीज़ रियलाइज़ होती है, जो फ़िश है ये तो बिल्कुल लाइक इसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके अगले ही पल इसके साथ क्या होने वाला है। सेम इज़ द केस विथ ह्यूमंस, तो उनको भी नहीं पता अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। सो इसलिए बेटर है कि
हम इस चीज़ को जाने कि ये जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। तो ये जो पोएट है ये आगे फिर बताती है कि ये रिग्रेट करती है कि इसने क्यों अपना जो मतलब वो जब ये यूथ में थी, जब ये फुल एनर्जी में थी, तो तब उसने क्यों इन अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करा, क्यों इसने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो ये कुछ अचीव कर सकती थी उस टाइम पे, बट इसे उस टाइम पे ये ख्याल नहीं था, ठीक है, इसके सेंसेस अवेक नहीं थे। तो जब ये होश में आई तो तब ये बूढ़ी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। एंड वो बताती हैं कि मतलब कंपेयर करती है कि इंसान जो है उसे सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, उसे खुद को ढूंढना चाहिए। एंड इसे कंपेयर करते हैं किसके साथ, जो आयरन है उसको जो आयरन है लाइक लोहा जो है उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है लाइक हैमरिंग के द्वारा। जो हथौड़ा है उसके नीचे उसे दबना पड़ता है, तो तब जाके वो एक डेफिनेट शेप लेता है, एक स्पेसिफिक शेप लेता है। तो सेम इज़ द केस विथ ह्यूमंस कि अगर उनको भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, उनको हथौड़े के नीचे तो नहीं दबना है, बट उनको चैलेंज जो है वो फेस करने हैं। उनको जो भी बैरियर्स, जो भी ऑब्स्टैकल्स उनके लाइफ में आते हैं, उनको उन्हें टैकल करना है, उनको फेस करना है, तो तब जाके वो अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। एंड ये भी बताती है कि लाइक जो मतलब लोग हैं उन्हें ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि रियली उनके लिए वैल्यूबल हो। The poem ends with a prayer to Lord Allah for help and mercy, using the image of an ark to carry them through the challenge of life. तो ये जो पोएम है ये फिर एक प्रेयर के साथ एंड होती है, एक दुआ के साथ एंड होती है, जिसमें कि हबा खातून जो हैं वो अल्लाह ताला को बोलती हैं कि आप मेरे लिए एंड पूरी दुनिया के लिए जो है एक आर्क ऑफ मर्सी लाओ, एक बोट जिसमें कि मर्सी हो। ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे। जैसे नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गाइड करा था, तो वैसे ही जो हवा खातून है वो भी यहाँ पे चाहती हैं कि अल्लाह ताला जो है मुझे वैसे ही गाइड करे। एंड नॉट ओनली हवा खातून को, बट जो भी दुनिया में लोग हैं उनको वो गाइड करे एंड सही से मतलब उनको रखे। उनका जो अल्लाह ताला जो है मतलब अल्लाह ताला का साया उनके ऊपर रहे, वो बुरे कामों से बहुत दूर रहे एंड खाली एक स्ट्रेट पाथ में, जो कि एक राइट पाथ है, तो उस पे वो हमेशा के लिए रहे। एंड तब जाके ही वो इस दुनिया से कुछ अचीव कर सकते हैं, वरना जो लाइफ है उनकी तो वेस्ट हो जाएगी। तो इसके साथ ही ये जो समरी है बहुत शॉर्ट समरी है, तो आपको सारी चीज़ें आई गेस समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, ईच इंस्टेंट यूर सेपरेशन प्रेज ऑन मी, माई सन हैज संक माई डे इज डन। तो हबा खातून जो हैं वो अपने बिलाउड को मुखातिब होकर कह रही है कि तुम्हारी जो जुदाई है वो मुझे तड़पा रही है, वो मुझे बहुत सता रही है, ठीक है। एंड उसके बाद वो कहती है माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन। मेरी ज़िंदगी का जो मतलब आफ्ताब है वो अब गुरूब होने को है एंड मेरा जो दिन है वो अब डल चुका है। तो यहाँ पे सिम्बॉलिक मीनिंग है। ये जो दो टर्म्स हैं, आई मीन दो फ्रेजेस जो हैं, तो ये मेटाफर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, सिम्बॉलिक मीनिंग भी है इनकी। माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन। तो जो सन है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, क्योंकि सन की वजह से ही जो लाइफ है वो पॉसिबल है। एंड जो डे है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो जब वो बता रही है कि माई सन हैज़ संक, जो मेरी ज़िंदगी का जो आफ्ताब है वो गुरूब होने को है एंड जो मेरा दिन है वो ख़त्म हो गया, तो वो बता रही है कि उसकी अब एज हो गई है। माई सन है संक की मतलब उसकी अब एज हो गई है, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, ठीक है। एंड माई डे इज़ डन, उसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में अब एनर्जी नहीं बची है। जो स्ट्रेंथ थी उसको उसके यूथ के टाइम पे वो अब उसकी जिस्म में नहीं है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे माई सन है संक माई डे इज़ डन, तो ये यहाँ पे रिफ्रेन यूज़ हुआ है जिसे कि कश्मीरी में वज कहा जाता है, जो कि इसका मेन क्रक्स भी है, मेन थीम भी है इस पोएम का। तो ये तो हो गई इसकी मीनिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माई यूथ्स बुश ब्लूम्ड फोर्थ एंड वॉज enveloped soon by autumnal grey, faith the robber tore me to bits, my sun has sunk my day is done। तो उसके बाद वो बताती है कि वो जो उसका यूथ था, हबा खातून का जो यूथ था, वो उसे कंपेयर कर रही है एक पौधे के लाइक एक जो पौधा होता है, तो जब उसके पत्ते निकल आते हैं, जो उसके फूल निकल आते हैं, तो वो बहुत उस टाइम पे लाइक ताज़ा होता है, ठीक है। वो मतलब ये जो पौधा है उसको कंपेयर कर रही है उसकी यूथ के साथ, या उसका जो यूथ है उसको कंपेयर कर रही है इसी ये जो पौधा है इसके खिलने के साथ, ठीक है। एंड फिर बताती है कि बट इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पौधा है इसका भी अब पतझड़ आ गया। एंड पतझड़ के मौसम में हमें पता है ऑब्वियसली जो पत्ते हैं वो गिरते हैं एंड जो फूल हैं वो भी मुरझा जाते हैं। तो
मतलब इस ट्री के साथ, इस पौधे के साथ तो यही हुआ, एंड यही सेम चीज़ जो है वो उसके साथ भी हुई, हबा खातून के साथ भी हुई। तो यहाँ पे ग्रे का मतलब ये है कि उसके जो बाल हैं वो भी अब सफ़ेद होने लगे हैं, मतलब उसकी अब एज हो गई है, उसकी बॉडी अब कमज़ोर हो गई है। तो पहले वो यूथ में थी, उसको कंपेयर कर रही है ब्लूजमिंग बुश के साथ, एंड अब वो बूढ़ी हो चुकी है, अब उसको कंपेयर कर रही है ऑटोमिनल ग्रे के साथ, ठीक है। फेट द रॉबर टोमी टू बिट्स, तो ये बताती है कि जो मुकद्दर है, जो कि एक थीफ की तरह आया, एक डाकू की तरह आया और मुझे चूर चूर करके चला गया। तो यहाँ पे याद रखिए ये पर्सोनिफिकेशन है, फेट द रॉबर टोमी टू बिट्स, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा। तो उसके बाद कहती है माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन, मेरी ज़िंदगी का मेरा आफ्ताब जो है वो गुरूब हो चुका है, एंड मेरा जो दिन है वो ख़त्म हो गया, वो डल चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे बताती हैं My body's fabric is falling into decay. Age assails me with its quakes and storms. My supports are giving way. My foundation is shaking. My sun has sunk. My day is done. तो उसके बाद जो हबा खातून है वो बताती है उसकी बॉडी का जो फैब्रिक है, मतलब उसकी बॉडी का जो मतलब उसकी जिस्म का जो उसकी जो चमड़ी है वो अब उतर रही है उसकी बॉडी से, उसे ऐसा फील होता है, ठीक है। एज की वजह से, मतलब एसएल्स का मतलब होता है वायलेंट अटैक, जो एज है उसने उसकी बॉडी पे ऐसे जैसे अटैक करा है, मतलब सेम वैसे अटैक जैसे कि जो अर्थक्वेक्स वगैरह हैं, जो स्टॉर्म्स हैं, वो जब अटैक करते हैं लोगों के ऊपर या जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर, ट्रीज़ वगैरह के ऊपर, तो उसे लगता है कि एज की वजह से भी मतलब मुझे वही इफ़ेक्ट हो रहा है जैसे मतलब अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स जो इफ़ेक्ट करते हैं बाकी लोगों पे, बाकी चीज़ों पे, जैसे वो इफ़ेक्ट करते हैं, तो एज की वजह से भी मुझ पे वही इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद वो बताती है कि मेरे जो सपोर्ट्स हैं, मतलब मेरी जो बॉडी है वो अब जवाब देने लगी है, एंड जो उसकी फाउंडेशंस हैं वो शेक कर रही है, मतलब कि जो उसकी लेग्स हैं, क्योंकि लेग्स जो हैं वही हमारी फाउंडेशन है, वो शेक कर रही है, ठीक है। एंड उसके बाद बता रही है कि माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन, तो मेरा आफ्ताब गुरूब हो चुका है, मेरा दिन डल चुका है। Deck not your arms with glass bangles. This world is a mere illusion. Your arms will be naked before you leave. My sun has sunk. My day is done. तो उसके बाद वो आगे बताती हैं कि आपके जो आर्म्स हैं, मतलब लोगों को वार्न कर रही है कि तुम लोगों की जो आर्म्स हैं उनको मत सजाओ, जो जो ग्लास बैंगल्स होती हैं, ठीक है, जो कांच की जो चूड़ियाँ होती है उनसे मत सजाओ। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी एक मेटाफर है, यहाँ पे वो असल में हमें बता रही हैं कि जो दुनिया की जो टेम्परेरी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस मत करो, उनके पीछे ज़्यादा मत भागो, ठीक है। ये जो वर्ल्ड है इट्स मियर इल्यूजन, एक भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है। तो वो हमें पता है कि रियलिटी क्या है, एंड ये जो वर्ल्ड है ये खाली हमें धोखा देने के लिए है। तो हबा खातून भी जो है वो यहाँ पे यही कह रही हैं, योर आर्म्स विल बी नेकेड बिफोर यू लीव, तो तुम लोगों की जो बाजू हैं वो यहाँ पे नेकेड होंगे, नेकेड इन द सेंस कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाओगे, जब आप मर जाओगे तो आपके जो दोनों हाथ हैं वो खाली होंगे, बस जो आपके अमाल हैं, जो आपने अच्छे अमाल करे होंगे, तो बस वही आपके साथ जाएंगे, बाकी कोई चीज़ आपके साथ नहीं जाने वाली। माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन, तो मेरी ज़िंदगी का आफ्ताब है, आफ्ताब जो हैं वो ढल चुका है, एंड मेरी ज़िंदगी मेरा जो दिन है वो अब ख़त्म होने को है। I saw fishermen roasting their fish. The sight seemed to singe me. This may be the end of my earthen mold. My sun has sunk. My day is done. तो हवा खातून आगे बताती हैं कि मैंने एक सीन देखा जहाँ पे जो मछुआरे थे वो मछली को पका रहे थे, ठीक है। एंड मुझे उस टाइम पे याद आया कि ये जो मछली थी तो ये पानी में कुछ देर पहले पानी में होती, तो इसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इसकी ज़िंदगी है कितनी शॉर्ट होने वाली है। ये कुछ देर पहले मतलब इसे पकाया जाएगा, इसे बिल्कुल भी इस चीज़ की मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ इसके जहन में नहीं थी, तो अपनी दुनिया में मस्त थी, मगन थी, तो इसे कोई भी अंदाज़ा इस बात का नहीं था। तो उसके बाद फिर ये सब हुआ, तो एंड वो बताती है कि ये जो सीन है इसने मेरे दिमाग में लाइक मोटेलिटी लाई कि हर किसी को जो है वो ख़त्म होना है। तो सेम जो इंसान है तो उसे भी नहीं पता कि वो अगले पल कहाँ होगा, ठीक है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत शॉर्ट है। सिंज का मतलब है बर्न करना, ठीक है, कि मतलब ये जो साइट इसने देखी तो ये इसे लाइक बर्न कर रही है, ये इसे कुछ रिमाइंड कर रही है। एंड दिस में बी द एंड ऑफ माई अर्दन मोल्ड, तो ये यहाँ पे मतलब बता रही है कि हाँ मेरा एंड भी जो है अब नज़दीक है। अर्दन मोल्ड का मतलब होता है लाइक अर्दन मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, मोल्ड मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर शेप ले लेना। तो ये बताती है कि मेरा भी अब वो तैयार है, मतलब उसका भी अब एंड होने वाला है, मतलब ये
सिंबॉलिक मीनिंग यहाँ पे भी है कि लाइक इसकी ज़िंदगी का भी अब एंड होने वाला है, क्योंकि ये अब बूढ़ी हो चुकी है, तो इसकी ज़िंदगी का भी अब एंड होने वाला है। तो उसके बाद बताती है मेरा आफ्ताब गुरूब हो चुका है एंड मेरा जो दिन है वो ढल चुका है। इन यूथ आई frisked and fawned about. When senses awoke, my day was dying. In haste, I tried to set my shop, but too late. My sun has sunk, my day is done. तो उसके बाद वो बताती हैं कि जब वो यूथ में थी तो वो मतलब वो उस यूथ के जाल में फंस गई, ठीक है। एंड जो लोग उसे फ्लैटर कर रहे थे, लाइक उसे बता रहे थे तुम खूबसूरत हो, तो वो बस उसी में बह गई। उसे फिर चीज़ों का तो मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि वो किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आई है, उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं रहा। बस वो मतलब उसी ज़िंदगी में उसे लगता था कि लाइक यही सब कुछ है। उसे उस टाइम पे हैप्पीनेस मिल रही थी, वो यूथ में थी, उसके पास ब्यूटी थी, उसके पास बहुत अच्छी वॉइस थी, तो बस वो इसी चीज़ में मगन रही, उसे बाकी कोई भी किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं रहा। तो जब वो मतलब उसे होश आया, तो मतलब जब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ें हैं ये कुछ टाइम तक रहने वाली हैं, बट उसका डे अब डलने को था, मतलब उसका अब टाइम आ चुका था, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो अब कोई फ़ायदा नहीं था रियलाइज़ होने का। इन हेस्ट आई ट्राई टू सेट माई शॉप। उसने जल्दी जल्दी कोशिश करी कि लाइक मैं कुछ अभी करूं, बट उसका जो यूथ है, इट वॉज टू लेट। उसका जो यूथ है वो ख़त्म हो गया था, अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, तो वो टाइम अब वापस नहीं आ सकता था, ठीक है। वो रिग्रेट भी करती है इस चीज़ की ऊपर के, लाइक जब मेरे पास यूथ था, जब मेरे पास ब्यूटी थी, जब मेरे पास स्ट्रेंथ थी, तो मुझे उस टाइम पे इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना था, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़, सारी अपॉर्चुनिटीज़ ले लेनी चाहिए थी, बट मैंने उस टाइम पे मतलब अपनी यूथ, अपनी स्ट्रेंथ वो उन चीज़ों में गंवा दी जिनका की कोई भी वैल्यू नहीं था, जो कि मेरे लिए बस एक वेस्टेज ऑफ टाइम था। बट ये चीज़ इसे तब रियलाइज़ हुई जब अब वक्त हो गया था। तो उसके बाद बताती है मेरा आफ्ताब गुरूब हो चुका है, मेरा दिन ढल चुका है। आयरन इज ट्राइड बाय हैमर एंड एनविल. Try to know yourself through such a test. One who does not go through this trial is lost. माई सन हैज़ संक माई डे इज़ डन। तो उसके बाद बताती है कि जो लोहा है उसे भी एक टेस्ट पार करना पड़ता है, लाइक उसे जो हथौड़ा है उससे उसके नीचे पिटना पड़ता है। एनविल का मतलब होता है कि लाइक जब हथौड़ा ऊपर से गिरता है तो लोहा नीचे होता है, लेकिन लोहे के नीचे भी तो कुछ होना चाहिए जो कि ये सारा जो प्रेशर है, फोर्स है, ये एब्जॉर्ब करता। तो एनविल बेसिकली वही होता है जो कि नीचे से वो फोर्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ताकि जो आयरन है वो तभी कोई एक पर्टिकुलर शेप ले सकता है। तो ये बताती है कि ये यहाँ पे कंपेयर कर रही है, जैसे आयरन जो है उसे ये टेस्ट पास करना पड़ता है लाइक हैमर के नीचे, एंड जो एनवल है उससे टेस्ट पास करना पड़ता है। जो ह्यूमंस हैं उनको भी जो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, एंड उनको वो चैलेंजेस फेस करने भी होंगे ताकि वो खुद को जान सके, अपने ट्रू सेल्फ को जान सके। पर्सनल ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसान है वो टेस्ट्स जो है वो पास करे, ज़िंदगी के जो टेस्ट्स हैं वो पास करे, ठीक है। एंड जिसने ये टेस्ट पास नहीं करे, जिसने मतलब ये चैलेंज फेस नहीं करे अपनी ज़िंदगी में, तो वो बस खो गया, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी फिर अचीव नहीं करा। तो उसके बाद बताती है मेरा आफ्ताब गुरूब हो चुका है, मेरा दिन ढल चुका है। Haba Khatun implores her lord, send me such an ark of mercy which will ferry across the whole world. My sun has sunk, my day is done. तो हबा खातून यहाँ पे लाइक इल्तिजा कर रही है अपने लॉर्ड को, अल्लाह ताला को इल्तिजा कर रही है कि आप मुझे आर्क ऑफ मर्सी भेजो। तो वही आर्क ऑफ मर्सी जो कि आर्क ऑफ मर्सी मतलब एक बोट भेजो जिसमें कि मर्सी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये भी सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे, मतलब आर्क ऑफ मर्सी ये अल्लाह ताला को यहाँ पे इल्तिजा कर रही है, उसे रिक्वेस्ट कर रही है। जैसे आपने नूह अलैहिस्सलाम को गाइड करा तो उसने फिर एक बोट बनाई, उसके बाद खुद को, खुद की फैमिली को और जो बाकी क्रिएचर्स थे उनको बचाया फ्लड से। तो जो हबा खातून है वो यहाँ पे कह रही है कि आप भी मेरे लिए एंड पूरी दुनिया के लिए लाइक आप भी वो वैसी ही एक बोट लाओ। तो ये बेसिकली वो लिटरली बोट की बात नहीं कर रही है, वो मर्सी की बात कर रही है, वो रहम की बात कर रही है कि अल्लाह ताला का जो साया है वो हर किसी इंसान पे रहना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेट पाथ पे, वो सही पाथ पे हमेशा के लिए रहे। तो ये जो दुआ है लास्ट में, मतलब जो पोएम है ये इसी से एंड कर रही है, ये अल्लाह ताला को यही दुआ कर रही है कि मतलब रहमत की दुआ कर रही है हर किसी इंसान के लिए, खुद के लिए भी, एंड जो दुनिया में लोग हैं उनके लिए रहमत की दुआ कर रही है। एंड इसके साथ ही ये जो पोएम है वो एंड होती है, एंड लास्टली हमें पता है उसका जो दिन है वो ख़त्म हो गया है, उसका जो आफ्ताब है वो गुरूब हो चुका है, एंड उसका जो दिन है वो ख़त्म हो गया। तो इसके साथ ही ये जो पोएम है इसका भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड होता है यहाँ पे। आई गेस आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी।
पोइटिक डिवाइसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोइटिक डिवाइसेस। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्रेन की। रिफ्रेन मैंने बताया जिसे कश्मीरी में वज कहा जाता है। ये एक फ्रेज होती है, ये एक वर्स होती है जो कि एक सॉन्ग में या एक पोइम में थ्रू आउट रिपीट होती है, ठीक है। जनरली ये लास्ट में होती है। इसका मकसद ये होता है कि रीडर के दिमाग में एक आइडिया को बिठाना पोइट के थ्रू। एंड इसका मकसद दूसरा ये भी है कि एक पोइम में राइम जो है वो इसी से बनती है, ठीक है। तो अगर बात करें इस पोएम में जो रेफरेन है वो क्या है, माई सन हैज़ सक माई डेज डन, जो कि इस पोएम का लाइक थीम भी है, लाइक जो कि डिस्क्राइब करता है मोर्टेलिटी को या टेम्परेरीनेस को, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इमेजरी की। इमेजरी कौन सी यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस, मतलब पोइटिक डिवाइस जो इमेजरी है वो कैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो वो हम देखेंगे। इमेजरी का मतलब ये होता है कि पोइट के थ्रू ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जिसकी वजह से हमारे दिमाग में पिक्चर्स बनती हैं, जिससे हमारे जो सेंसेस हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो पहला जो इसमें इमेजरी जो यूज़ हुए हैं वो ये हैं कि माई यूथ्स बुश ब्लूमड फोर्थ। तो ये यहाँ पे जो है इमेजरी यूज़ हुई है जिसका कि मतलब ये है कि जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, वो किसकी, यूथ की एंड स्ट्रेंथ की। जो भी इंसान यूथ में होता है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो वो यहाँ पे वही इसको इस लाइन से वही यहाँ पे डिस्क्राइब होता है। सेकंड लाइन जो है या सेकंड जो इमेजरी है वो क्या यूज़ हुई है, वो है एनवलोप्ड सून बाय ऑटोमिनल ग्रे। तो ये सेकंड जो इमेजरी इसमें यूज़ हुए हैं जिससे कि हमारे दिमाग में ये इमेज बनती है, लाइक ऑटम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फेडिंग ऑफ यूथ। जो यूथ है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है लाइक पोएट का, तो वो हमारे दिमाग में हम लाइक ऐसी इमेज बना सकते हैं कि जब एक इंसान बूढ़ा होता है तो वो कैसे दिखता है, ठीक है। एंड थर्ड जो इमेज यहाँ पे यूज़ हुए, थर्ड जो इमेज यहाँ पे यूज़ हुए हैं, फिशरमैन रोस्टिंग देयर फिश। तो जो मछुआरे हैं वो अपनी जो मछली हैं उसको पका रहे हैं। तो ये हमें रिमाइंड कर रहा है यहाँ पे कि एक इंसान की ज़िंदगी है वो कितनी शॉर्ट होती है, ठीक है। सेंड मी एन आर्क ऑफ मर्सी। तो यह यहाँ पे एक और इमेजरी यूज़ हुई है जिससे कि हमारे दिमाग में एक लाइक बोट जो है उसकी इमेज बनती है। एंड ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो मतलब सेंड मी एन आर्क ऑफ मर्सी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबॉलिक जर्नी का, मतलब जिसकी मतलब एक सिंबॉलिक जर्नी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक वो जो बोट है वो फिर जाएगी पूरी दुनिया में। एंड पूरी दुनिया में वो मतलब हर किसी इंसान पे जो अल्लाह ताला है वो अपना साया रखेंगे, ठीक है। एंड ये इसमें ये भी है कि लाइक उस बोट से या उस जर्नी से इंसानों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंसानियत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो यहाँ पे इसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी जो इसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं तो वो क्या है। उसके बाद जो पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है तो वो है मेटाफर। तो मेटाफर हमें पता है जबकि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है बिना एज और लाइक को यूज़ किए हुए, ठीक है। तो जब उनको कंपेयर किया जाता है तो उसे मेटाफर कहते हैं। एज असाइल्स मी विद इट्स क्वैक्स and storms uses the metaphor of age as a force of nature to describe the challenge of growing old। तो मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है एज असाइल्स मी विद इट्स क्वैक्स एंड स्टॉर्म्स। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रही है हमें, असाइल्स का मतलब होता है वायलेंट अटैक। तो जो एज है वो उसके ऊपर अटैक कर रही है, ठीक है। और वैसे अटैक कर रही है जैसे जो अर्थक्वेक्स आते हैं एंड जो स्टॉर्म्स आते हैं वो जैसे इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही जो एज है वो यहाँ पे मेरे ऊपर अटैक कर रही है। तो ये यहाँ पे जो एज है उसको एक फोर्स दिखा रही है मतलब एक फोर्स दिखा रही है कि क्या क्या चैलेंज एक इंसान को देखने को पड़ते हैं जब वो लाइक ओल्डर हो जाता है, जब वो बूढ़ा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद एक और मेटाफर यहाँ पे यूज़ हुआ है, डेक नॉट योर आर्म्स विथ ग्लास बैंगल्स। तो जो ये पोएट है उसने एक और मेटाफर यहाँ पे यूज़ करा है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है वो क्या कंपैरिजन हो रहा है, कंपेयर्स द इल्यूजनरी नेचर ऑफ द वर्ल्ड ग्लास बैंगल्स वार्निंग अगेंस्ट अटैचिंग वन सेल्फ टू टेम्परेरी थिंग्स। तो ये यहाँ पे जो पोएट है वो हमें बता रही है, डेक नॉट योर आर्म्स विद ग्लास बैंगल्स। तो अपने जो बाजू हैं तो कांच की चूड़ियाँ मत पहनो अपने बाजू पे। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पे हमें लिटरली नहीं बोल रही है कि मतलब ऐसे चूड़ियाँ मत पहनो अपने बाजू पे, बट वो यहाँ पे कह रही है कि ये जो मतलब वार्न कर रही है हमें कि ये जो दुनिया है इसमें जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा लाइक उनके पीछे ज़्यादा मत भागो, उनसे ज़्यादा अटैच मत हो, क्योंकि ये टेम्परेरी हैं, ये ख़त्म होने वाली है, ठीक है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन
जो है एक और पोएटिक डिवाइस है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है जब हम जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम उनको लाइक ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं तो उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। फेट द रॉबर टोर मी टू बिट्स, तो ये यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पे जो मतलब जो फेट है मतलब जो मुकद्दर है उसको यहाँ पे बताया है कि वो एक थीफ की तरह है, ठीक है। जो थीफ है वो तो ऑब्वियसली एक इंसान ही होता है, बट यहाँ पे वो क्वालिटीज़ इसने फेट को दी है, ठीक है, मुकद्दर को दी है। तो फिर ये पर्सोनिफाई करता है कि जो फेट है वो एज अ थीफ जो है मतलब डिस्ट्रक्शन लाता है हबा खातून के लिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्टली जो पोएटिक डिवाइस है तो वो क्या है, वो है सिंबलिज्म। तो द सन एंड डे रिप्रेजेंट लाइफ एंड वाइटलिटी, स्टेट ऑफ बीइंग फुल विथ एनर्जी, वाइल देयर सिंकिंग सिंबलाइजेस द पैसेज ऑफ टाइम एंड द इवेंटफुल एंड ऑफ लाइफ। तो ये जो सन है एंड जो डे है वो यहाँ पे लाइक सिम्बल्स यूज़ हुए हैं। सन का मतलब ये होता है कि लाइफ लाइक लाइफ, तो मैंने बताया कि एक मतलब सन की वजह से ही जो लाइफ है वो पॉसिबल है। एंड वाइटलिटी का मतलब होता है जब एक इंसान फुल विथ एनर्जी होता है, ठीक है। तो इन दोनों का लाइक ख़त्म होना, माई डे इज़ डन या माई सन हैज़ सक, तो इसका मतलब यही है कि जो पोएट है वो अब मतलब बूढ़ी हो चुकी है एंड उसकी जो बॉडी है वो भी अब जवाब देने लगी है, उसकी बॉडी में अब एनर्जी नहीं बची है। तो आई गेस आपको ये जो मतलब पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स। ट्रांसिएंस एंड मोर्टेलिटी, जो पहला थीम है। ट्रांसिएंस मतलब किसी चीज़ का बहुत शॉर्ट होना, ठीक है। एंड मोर्टेलिटी हमें पता है कि हर कोई चीज़ जो है वो फ़ानी है, हर किसी चीज़ को ख़त्म होना है सिवाय अल्लाह ताला के। तो ये इसके थीम्स हैं, ठीक है, मेजर थीम्स इसके ये हैं। तो ये जो पोएम है, द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रांसिएंट नेचर ऑफ लाइफ यूजिंग इमेजरी ऑफ a sinking sun and the passage of time to convey the idea that youth and worldly things are fleeting. Short. The speaker mourns on the loss of a youthful strength, highlighting the inevitability of aging and the decay of the body. This theme focuses on the temporariness of worldly attachments and serves as a reminder to focus on deeper, lasting aspects of life. तो ये जो पोएम है इसमें देखने को हमें मिलता है कि या जो पोएट है उसमें इसने बात करी है, या इस थीम के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो दुनिया का जो नेचर है लाइक ये फ्लीटिंग है, ये ट्रांसिएंट नेचर है। लाइक ये जो दुनिया है ये बहुत शॉर्ट टाइम तक रहने वाली है, या दुनिया में जो चीज़ें हैं वो बहुत शॉर्ट टाइम तक है, ये बहुत टेम्परेरी है, ठीक है। जो पोएट है उसने इमेजरी का यूज़ करा है या उसने मेटाफर का यूज़ करा है लाइक सिंकिंग सन का, ये लाइक दिखाने के लिए कि जो इंसान जो है उसकी एज बढ़ती जाती है, या हर किसी चीज़ हर कोई जो चीज़ है मतलब वो बूढ़ा होता जाता है, वो ख़त्म होने की तरफ जाता है, ठीक है। ये एक टाइम पे उसे वो ख़त्म ही होना है। जो यूथ है या हम कह सकते हैं इंसान जो है उसका जो उसकी जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो एनर्जी है वो भी एक टाइम पे ख़त्म होगी, ठीक है। जो दुनिया की जो चीज़ें हैं ये बहुत शॉर्ट है, ये टेम्परेरी हैं। तो दुनिया का जो फ्लीटिंग नेचर है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। जो स्पीकर है उसे इस बात का दुख है, उसे इस बात का रिग्रेट है कि उसका जो यूथ है वो अब उसके पास नहीं है। जो यूथ में उसके पास स्ट्रेंथ थी, जो एनर्जी थी उसके पास, वो यूथ में कुछ कर सकती थी, अब उसके पास नहीं है, अब वो बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है। तो वो इस बात पे भी लाइक वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है, ठीक है। एंड इन चीज़ों से कि लाइक उसका यूथ अब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ अब ख़त्म हो रही है, इस चीज़ से वो ये चीज़ हाईलाइट कर रही है कि जो मतलब इनएविटेबिलिटी ऑफ एजिंग, कि ये जो इंसान को बूढ़ा होना ही होना है, कोई इंसान इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता कि वो बूढ़ा नहीं हो सकता। हर किसी इंसान को जो भी इस दुनिया में आता है उसे बूढ़ा होना ही होना है, एंड उसे एक टाइम पे ख़त्म होना ही होना है। तो ये जो थीम है ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि ये जो दुनिया है ये बहुत टेम्परेरी है, दुनिया की जो अटैचमेंट है इनके ऊपर ज़्यादा हमें, इनके पीछे ज़्यादा हमें भागना नहीं चाहिए, दुनिया से ज़्यादा हमें अटैच नहीं होना चाहिए। एंड इससे हमें ये भी रिमाइंड होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि लाइक जिनका रियली में मतलब असल में जिनका वैल्यू हो, जो कि हमें आगे फ़ायदा दे सकती है। ऐसे काम हम ना करें जिनका कि कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो, बल्कि ऐसे काम करने चाहिए जो कि दुनिया में भी एंड इंशाल्लाह आखिरत में भी वो हमें काम आए। तो इसका पहला थीम है स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड रिडम्पशन, जो कि इस पोएम का सेकंड थीम है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन मतलब खुद को अल्लाह ताला से कनेक्ट करना, एंड रिडम्पशन द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम इविल, तो वो काम करना जिससे कि एक इंसान बुरी चीज़ों से बचता है, ठीक है। The speaker also focuses on the significance of spirituality. The metaphor of the world is an illusion, reflects on the fleeting nature of worldly possessions. The speaker expresses a desire for a meaningful connection with the divine, seeking mercy and redemption.
This theme conveys a desire for something greater than the material world and encourages reader to consider the activities of spiritual understanding and redemption. तो जो स्पीकर है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि जो एक इंसान है उसकी ज़िंदगी में जो स्पिरिचुअलिटी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसकी लाइफ की तरफ देखें, लाइक हबा खातून जो है उसकी लाइफ की तरफ देखें, तो लाइक जब वो बूढ़ी हो गई तो उसे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बट तब उसकी एज हो गई हो चुकी होती है, एंड वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो मेटाफर का यूज़ भी करते हैं इससे कि इसमें कि जो वर्ल्ड है ये एक इल्यूजन है, इस चीज़ को दिखाने के लिए जो मतलब दुनिया का जो फ्लीटिंग नेचर है उस चीज़ को दिखाने के लिए, दुनिया की जो चीज़ें हैं वो कितनी टेम्परेरी है उसको दिखाने के लिए, ये जो दुनिया है ये रियल नहीं, ये फेक वर्ल्ड है। इसका मकसद यही है कि हमें मतलब जो दुनिया की चीज़ें हैं इनमें उलझाए रखना, बट मतलब कामयाब तो वही है जिसने मतलब इस चीज़ को समझा कि ये जो दुनिया है ये फेक है, एंड हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। जो स्पीकर है वो इस चीज़ मतलब इस डिज़ायर को भी एक्सप्रेस करती है कि जो अल्लाह ताला से कनेक्शन है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में। वो अल्लाह ताला से मर्सी मांगती हैं, वो अल्लाह ताला से रहम मांगती हैं, नॉट ओनली खुद के लिए बट जो पूरी दुनिया है उनके लिए, एंड मतलब अल्लाह ताला से ये भी दुआ करती है कि वो बुरी जो चीज़ें हैं उनसे वो हमेशा दूर रहे। तो इस थीम से हमें ये भी लाइक मैसेज देखने को मिलती है कि मतलब जो हबा खातून भी मतलब इस चीज़ की डिज़ायर करती है कि जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं इस दुनिया की तो वो बहुत लाइक शॉर्ट हैं, या वो हमें किसी टाइम तक प्लेजर दे सकती है, बट हमें प्लेजर के पीछे नहीं भागना है, हमें सेटिस्फेक्शन के पीछे भागना है, ठीक है। क्योंकि जो प्लेजर है वो बहुत शॉर्ट टाइम तक है एंड उससे हमें नुकसान ही है, बट अगर हम सुकून की तरफ जाए, उस सुकून के पीछे लाइक लगे रहे, तो हम वो काम करें जिससे हमें सुकून मिलता है, तो हमारे लिए लाइक वही अच्छी चीज़ है। एंड जो ये मटेरियल चीज़ें हैं ये तो मतलब दुनिया में हमें लाइक कुछ टाइम तक प्लेजर दे सकती है, बट अल्टीमेटली इन चीज़ों से हमें नुकसान होता है। तो ये मतलब खुद के लिए भी ये डिज़ायर करती है, एंड जो बाकी जो रीडर हैं उनको भी लाइक इस चीज़ के लिए इंस्पायर करती है कि हमें ज़्यादा लाइक उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जिनका कि सच में वैल्यू हो। ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं दुनिया की, तो ये बहुत शॉर्ट टाइम तक है एंड ये हमारे साथ नहीं जाएगी। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे हमारे जो हाथ है वो खाली होंगे, हम निहत्थे इस दुनिया से जाएंगे, हमारे हाथ पूरे खाली होंगे एंड हमारे पास वही चीज़ें होगी लाइक जो हमने अल्लाह ताला के लिए इबादत करी होगी या जो इबादत करी होगी हमने, तो बस वही हमारे पास रहेगा, बाकी कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी। हमें इस दुनिया से जाना है खाली ही। तो इसके साथ ही जो ये वीडियो है ये भी ख़त्म होती है। थीम्स वगैरह इसमें मैंने वो सारे डिस्कस करे, पोइटिक डिवाइसेस या जो समरी है वो भी मैंने डिस्कस करी। तो आई गेस जो सारी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसके साथ ही जो वीडियो है आज की तो वो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे।